गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से 1857 का विद्रोह का जो रिमेनिंग पर चर्चा करेंगे। साथ ही 1857 के बाद हुए प्रमुख कृषक आंदोलन, भू राजस्व नीति, आधुनिक शिक्षा के विकास पर चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा होगा कारण कि यहाँ पर MCQs में ऑप्शंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करवाया जा रहा है, ताकि अगर कहीं भी डाउट हो तो विद्यार्थियों का वो डाउट दूर हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होगा। अंत में यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्रश्न है, सत्यशोधक समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न शुरू होता है, सत्यशोधक समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इस समाज के नेता एवं सदस्य उच्च जाति के लोग थे। दूसरा है, ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। फिर है, ज्योतिबा फुले को उसके सामाजिक सुधार कार्यों के लिए महान पुरुष की उपाधि दी गई। फिर है, इस समाज का उद्देश्य सामाजिक सेवा था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कहा गया है इन कथनों में से ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी में बताया गया है कि 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही है। उन्होंने क्या किया था? जो ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह है राम, इसका विरोध किया था और बलि को अपना आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। साथ ही साथ इस समाज का उद्देश्य सामाजिक सेवा था। ज्योतिबा फुले माली जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1863 ईस्वी में की। इस समाज के नेता एवं सदस्य निम्न जाति के लोग थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सेवा तथा स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना। फूले को उसके सामाजिक सुधार कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि दी गई थी। प्रश्न है, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? पहला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई। फुले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अन्य देशीय आर्यों के संतान थे। फिर है, 1880 से 1890 के दशकों में कुणबी किसानों का पर फुले का ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान की विशिष्ट बनी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसमें से कहा गया है सही उत्तर तीनों है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। सत्यशोधक समाज वर्ष 1873 ईस्वी में ज्योतिबा गोविंदराव फुले द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, पुजारियों के वर्चस्व, पुनर्जन्म और स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। फिर है, अपने विचारों का प्रचार दैनिक दीनबंधु में, अपनी पुस्तक गुलामगिरी और सक्तारायच आशु द्वारा किया। तो ये इनकी रचना है, इसे भी याद रखना है। दैनिक निकलता था दीनबंधु, उसमें किया। अपनी पुस्तक गुलामगिरी और सक्तारायच आसुद में उन्होंने इसकी चर्चा किया। 1880 से 1890 के दशक में इन्होंने कुणबी किसानों पर ध्यान केंद्रित किया। फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी। प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के लिए अनाथालय और घर खोले। कारण, ज्योतिबा फुले ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो यहाँ पे इसका उत्तर ए बताया गया है। कथन सही है, लेकिन कारण कथन के लिए उपयुक्त नहीं है। अब क्यों उपयुक्त नहीं है, इसकी चर्चा करते हैं। ज्योतिबा फुले ने विधवाओं के लिए अनाथालय और घर खोले क्योंकि ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन दलित वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनका काम गुलामगिरी यानी कि गुलामी एक महत्वपूर्ण पाठ है, जिसमें उनकी रचना विचारों का सारांश दिया गया है। यानी कि गुलामगिरी जो है उनकी रचना है, इसमें उनका जो महत्वपूर्ण विचार है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में देखा, सोचा, समझा, उन विचारों का सारांश लिखा गया है उस किताब में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों को कालानुक्रमिक क्रम में सुव्यवस्थित करें। तो इसमें से उत्तर सी को बताया गया है। विधवा विवाह संघ, पूना सार्वजनिक सभा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। रानाडे ने 1861 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह संघ, पूना सार्वजनिक सभा 1870 और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखना है, इन सभी के संस्थापक कौन थे? रानाडे। प्रश्न है, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की जो मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में विकसित हुई। कारण, वह मुसलमानों के बीच अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए।
ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है 1886 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों के बीच उदार विचारों को फैलाने के लिए एक सामान्य मंच के रूप में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। पूछ देगा ये स्थापना कब हुई, तो 1886 ईस्वी में, है ना। उनका कैसा विचारों को वो फैलाना चाहते थे, तो उत्तर होगा उदार विचार। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उन्होंने धार्मिक कानून के अंध पालन को अस्वीकार कर दिया और समय के नए रुझानों के अनुरूप तर्क के आलोक में कुरान की पुनर्व्याख्या करने के लिए कहा। उन्होंने भारतीय इस्लाम को उदार बनाने का प्रयास किया और इसे नए विचारों और नई व्याख्याओं के लिए उत्तरदायी बनाया। इस मिशन में उन्हें रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के जोरदार हमलों का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से था सैयद अहमद खान के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, इस आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में 1920 के दशक में श्री E.V. रामास्वामी नायकर एवं बालाजी नायडू ने की थी। इसने समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी तथा लोगों ने ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। साथ ही इस आंदोलन में बिना ब्राह्मणों की मदद से विवाह संपन्न कराने की वकालत की गई तथा बलपूर्वक निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास किया गया। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो डी को सत्य माना गया है, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं, है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता E.V. रामास्वामी नायकर ने अपने विचारों के प्रचार के लिए एक तमिल पत्रिका कुदू आराशु का संपादन किया। पूछ देगा एक यहाँ पे और फैक्ट बन के आ रहा है, इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सा था, तो कुदू आराशु था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 19वीं शताब्दी के अंत में महाराष्ट्र की महार जाति ने स्वयं को गोपाल बाबा बालंकर के नेतृत्व में संगठित किया एवं स्वयं को क्षत्रिय घोषित किया। 1929 ईस्वी से महार आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक कुओं से पानी लेना और मंदिरों में प्रवेश करना था। तो हमें यहाँ पर सत्य कथन को पहचानना है, तो 1, 2 और 3 तीनों को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन में देखें, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने महार वतन की समाप्ति की और विधान परिषदों में दायित्वों के प्रतिनिधित्व की मांग की। इस आंदोलन में 1927 ईस्वी को मनुस्मृति जलाए जाने लगी, जिसमें हिंदू धर्म में अलगाव पैदा हुआ। सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें, तो यहाँ पर ऑप्शन ए को सही माना गया है। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक थे B.R. शिंदे। फिर है हरिजन सेवक संघ, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे B.R. अम्बेडकर। फिर है प्रजा मित्र मंडली, इसके संपादक थे C.R. रेड्डी। सैयद अहमद खान और उनके विचारों को निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर सी को बोला गया है कि इसे शामिल नहीं किया जा सकता। फूट डालो और राज करो की नीति को कभी भी समर्थन नहीं किया, है ना। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक और सर सैयद अहमद खान ने इन्होंने अपने आंदोलन के द्वारा मुस्लिम समुदाय को आधुनिक बनाने एवं इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद खान 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, जिसे एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है, की स्थापना की, है ना। कब स्थापना की थी, तो 1875 ईस्वी में। यह आगे चलकर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, है ना। पूछ देगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना, तो उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो एवं राज करो की नीति का भी समर्थन प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्थन से प्रसन्न होकर 1888 ईस्वी में
अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया। पूछ देगा तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किनकी विचारों का समाहित किया गया है, तो उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट प्रश्न है, रहनुमाई माजादायन सभा की स्थापना में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं थे, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। फिर है रहनुमाई माजादायन सभा 1851 ईस्वी के संस्थापकों में नौरोजी फरदेउन जी, दादा भाई नौरोजी, आर के कामा एवं एस बंगाली थे। ये कहा गया है रहनुमाई माजादायन सभा के बारे में। रहनुमाई माजादायन सभा में नौरोजी फरदौन, दादा भाई नौरोजी, आर के कामा एवं एस बंगाली थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले इसमें शामिल नहीं थे। इस कारण से ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स वुड डिस्पैच, 1854, शारदा एक्ट, 1929, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन, 1940, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के बारे में बताया गया है। हरविलास शारदा के अथक प्रयत्नों से 1929 में शारदा एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को अवैध घोषित किया। पूछ देगा यहाँ पर, है ना, ऑप्शन में दे देगा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष के कम उम्र की लड़की, है ना, जो कि गलत हो जाएगा। होना क्या है, 18 वर्ष का लड़के की उम्र और 14 वर्ष लड़की का उम्र निर्धारित किया था। किस एक्ट में, तो शारदा एक्ट में। फिर है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यह अधिनियम 1856 ईस्वी में बना, जिसके अनुसार विधवा विवाह को वैध माना गया और ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे भी वैध घोषित किए गए। फिर है चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। फिर है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस गठन। 1920 के पश्चात जागृति एवं आत्मविश्वास से स्फूर्त महिलाओं ने महिला अभियान को भी प्रारंभ किए। इसी क्रम में 1940 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन हुआ। पूछ देगा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो उसका उत्तर होगा 1940 ईस्वी। 58 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। इस तरह का प्रश्न अक्सर अब परीक्षाओं में रिपीट होना शुरू हो गया है ना। वो ज़माना गया लूसेंट का, जो कि बुझो तो जानो, 1 नंबर आया, टिक किया और सही हो गया। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा और उसमें सभी क्वेश्चन ऑप्शन में आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी। तो पहला सूची में दिया गया है संस्था और दूसरा सूची में दिया गया है संस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फुले और प्रार्थना समाज महागोविंद रानाडे। इस प्रकार से इसकी। अब आते हैं तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ, तो 1839 ईस्वी में हुआ है। संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, तो 1875 ईस्वी में हुआ। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। फिर है दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ईस्वी, ज्योतिबा फुले। फिर है प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी, महागोविंद रानाडे एवं आत्माराम पांडुरंग। तो इस प्रकार से याद रखना है। यहाँ पर है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन से जोड़ी सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पे सही सुमेलित बताया गया है 1 और 4 को। 1 में है सोशल सर्विस लीग, जिसके सुमेलित किया गया, जिसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने किया। और चौथा है देव समाज, इसका स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया।
बाकी बात रामकृष्ण मिशन और सेवा सदन के बारे में गलत बताया गया है, इसकी चर्चा करते हैं। गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने जनता के लिए जीवन और कार्य को बेहतर और उचित स्थितियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, है ना। मल्हार जोशी किन के अनुयायी थे? तो गोखले के। फिर है रामकृष्ण की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया। रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के पास बेलूर में है। पूछ देगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कलकत्ता के पास बेलूर में। एक पारसी समाज सुधारक बेहराम जी एम मालाबाड़ी ने 1908 ईस्वी में सेवा सदन की स्थापना की, है ना। बेहराम जी एम मालाबाड़ी कब किया था सेवा सदन की स्थापना? तो 1908 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन में है देव समाज के बारे में। इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, जो पहले एक ब्राह्मण अनुयायी थे। देव समाज एक धार्मिक और सामाजिक सुधार संगठन है। तो इस प्रकार से संगठनों का नाम है जिसे हमें ईस्वी के साथ साथ उसके मुख्य अनुयायी को भी हमें याद रखना है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल शास्त्री जाम्बेकर नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी के संस्थापक थे। ददोबा पांडुरंग परमहंस मंडली के संस्थापक थे। गोपाल गणेश अगरकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। एम.जी. रानाडे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। तो यहाँ पे हमें गलत ऑप्शन को चूज करना है, तो डी को बोला गया है, ये गलत है। बाकी ये सभी सही है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने एम.जी. रानाडे की मदद से 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी का उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना था। सभी संवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के सच्चे हितों को बढ़ावा देना और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का एक कैडर तैयार करना जो धार्मिक भावना से देश के लिए अपना जीवन समर्पित करे। सोसाइटी का यही उद्देश्य था। फिर है 1911 ईस्वी में समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद का प्रकाशन शुरू हुआ। समाज ने राजनीतिक गतिविधियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहना चुना, है ना। पूछ देगा क्या ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ रहकर कार्य करता था या इनसे अलग रहकर कार्य करता था? तो उत्तर होगा अलग रहकर। प्रश्न है परिपालन यानी कि SNDP योगम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो है इसकी शुरुआत नारायण गुरु ने 1902 ईस्वी में कर्नाटक में की थी। यह धार्मिक आंदोलन था। इसे 1903 में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया। तो हमें यहाँ पर सही उत्तर को चूज करना है, जिसमें से केवल 3 को सही माना गया है। इसे 1903 में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था। बाकी बात इसकी शुरुआत नारायण गुरु ने किया था, ये गलत है ना। यह धार्मिक आंदोलन था, ये भी गलत है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, ये क्यों गलत है। तो 1902 ईस्वी में केरल के श्री नारायण गुरु ने धर्म परिपालन SNDP योगम की स्थापना की। कहाँ किया था? तो केरल में। ऑप्शन में क्या दिया गया था? कर्नाटक में, है ना। इस माइन्यूट चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। SNDP आंदोलन दलित वर्गों और उच्च जातियों के बीच संघर्ष से पैदा हुए क्षेत्रीय आंदोलन का एक उदाहरण था। SNDP योगम ने कई मुद्दे उठाए, जैसे पब्लिक स्कूल में प्रवेश का अधिकार सभी के लिए हो, सरकारी सेवाओं में भर्ती सभी के लिए हो, सड़कों तक पहुंच और मंदिरों तक प्रवेश भी सभी के लिए हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सभी को मिले। इस प्रकार से इस संगठन का उद्देश्य था। फिर है समग्र रूप से आंदोलन ने परिवर्तनकारी संरचनात्मक परिवर्तन लाए, जैसे कि ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता, सत्ता के पारंपरिक वितरण में बदलाव और पिछड़ी जातियों का एक बड़े समूह में संघ बनना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, इसे ध्यानपूर्वक देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करें। 62 में है। इस प्रश्न का चर्चा हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। प्रीवियस पेज में दिया गया था कि मिलान करना था, तो उसमें से कुछ पार्ट दूसरे पेज में आ गया था, उसे देखते हैं। अंग्रेजी मिशनरी विलियम कार्वे और जॉन थॉमसन इनसे जुड़े हुए थे, है ना। इसका सही उत्तर यही दिया गया है।
फिर है पारसी समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नानोतवी और विवेकानंद मॉर्निंग स्टार। तो इस प्रकार से इन सभी का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमजी रानाडे संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभा ने लोगों को उनके राजनीतिक अधिकार के प्रति जागृत किया। इसने 1878 के स्थानीय प्रेस अधिनियम का विरोध किया। इसने अमृत बाजार पत्रिका प्रकाशित की। तो उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं, कथन सही हैं? तो यहाँ पर सी को सही माना गया है, 1 को, 2 को और 3 को, है ना। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन गलत बताया गया है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। पहला कथन सही है। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को पूना में एक स्थानीय मंदिर के संचालन को लेकर लोगों में असंतोष के कारण की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक प्रख्यात वकील और विद्वान महादेव गोविंद रानाडे एक प्रखर समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सार्वजनिक सभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर है यह कथन सही है, यानी दूसरे कथन के बारे में, कि सभा ने लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागृत किया। तीसरा कथन है सही बताया गया है, इसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। चौथा कथन गलत है, क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बंगाल प्रांत के जिला जेसोरा के मगुरा के एक अमीर व्यापारी हरि नारायण घोष के पुत्र शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। तो यहाँ पर नाम रखना है, हरि नारायण घोष के पुत्र थे शिशिर घोष और मोतीलाल घोष, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर बताया गया है डी सत्य नहीं है ना। लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिसने समाजवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया, ये सत्य नहीं है। बाकी बात, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए याद रखें। फिर है प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को चुना गया। फिर है प्रथम उपाध्यक्ष जोसेफा बेटिस्टा तथा प्रथम महासचिव चमन लाल चुने गए, है ना। अब ये गलत क्यों है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। लाला लाजपत राय 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता में हुए अधिवेशन में अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए इस विशेष अधिवेशन को आयोजित किया गया था। वैसे 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष सी विजयराघवाचार्य थे। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में श्रम संघ के विकास से जुड़ी निम्न घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को सही माना गया है, जिसमें कि प्रथम में है कि भारत श्रमजीव समाचार पत्र का प्रकाशन, फिर है कि दीनबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन, फिर है कि एटक की स्थापना, लास्ट में है कि श्रम संघ अधिनियम का पारित होना। तो इस प्रकार से इसका सही अनुक्रम है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। भारत श्रमजीवी समाचार पत्र का प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ था। दीनबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई और श्रम संघ अधिनियम का पारित 1926 में किया गया। एटक शॉर्ट फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का, है ना। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसी का शॉर्ट फॉर्म एटक बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में श्रम संघ आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर एटक की स्थापना का स्वागत किया। फिर है CR दास ने यह सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार बनाना जाना चाहिए तथा उसे इनकी मांगों का समर्थन करना चाहिए। तो इनमें से कौन से कथन असत्य हैं? तो बोला गया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये दोनों कथन सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि कांग्रेस एवं स्वराज्यवाद नेता CR दास ने एटक के तीसरे एवं चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की। CR दास का मानना था कि यदि कांग्रेस श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाती है तो ये दोनों वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे। प्रश्न है, एटक के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला है, अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्ष में एटक ब्रिटेन के श्रमिक दल एवं सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। दूसरा है, एटक पर अहिंसा
प्रन्यासवाद यानी ट्रस्टीशिप एवं वर्ग सहयोग जैसे गांधीवादी दर्शन के सिद्धांतों का भी गहरा प्रभाव था। तीसरा है कि नेहरू जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में सहयोग प्रदान किया था। चौथा है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन द्वारा दिए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर असत्य कथन को चूज करना है, तो ये सभी सत्य है, सिर्फ सी असत्य है। नेहरू जी ने अहमदाबाद है ना टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में सहयोग किया, ये गलत ऑप्शन है। इसके बारे में देखते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 ईस्वी की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग दिया तथा इसके साथ मिलकर श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% वृद्धि के लिए आंदोलन का समर्थन किया। अंततः यह आंदोलन सफल रहा तथा श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% की वृद्धि कर दी गई। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में नेहरू जी नहीं थे, गांधी जी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए को बताया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग नीचे देखते हैं। लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे रणदिवे और देशपांडे। हिंदू मजदूर सेवक संघ के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। मद्रास श्रमिक संघ के संस्थापक थे बीपी बाडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ट्रेड यूनियन के संस्थापक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार से इनका संबंध बताया गया है एक्सप्लेनेशन में। प्रश्न है कि भारतीय श्रम संघों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। 1928 ईस्वी में बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों ने सबसे बड़ी हड़ताल की थी। 1925 में साम्यवादी नेता एम.एन. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ए को सत्य माना गया है। 1928 में बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों ने सबसे बड़ी हड़ताल की थी। 2 को गलत बताया गया है। एक्सप्लेनेशन में है 1940 ईस्वी में साम्यवादी नेता एम.एन. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। फिर है 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। समाजवादियों के प्रयास से 1948 ईस्वी में हिंदू मजदूर सभा की स्थापना हुई। तो इस तरह से इसका फैक्ट है, इसे भी ध्यान में रखना है। प्रश्न है मजदूरों की पहली हड़ताल 1877 ईस्वी में नागपुर में हुई थी। यह हड़ताल नागपुर के एक सूती मिल में हुई थी। फिर है 1908 ईस्वी में तिलक के गिरफ्तार होने पर 20वीं सदी की पहली बड़ी राजनीतिक हड़ताल हुई थी। फिर है लाल बावटा गिरनी कामगार यूनियन भारत का एक प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन था। तो यहाँ पर सत्य कथन है हमें बताना है, तो डी यानी कि उपयुक्त सभी सत्य है। 1908 की घटनाक्रम, 1877 की घटनाक्रम, इसे याद रखना है। और लाल बावटा गिरनी कामगार यूनियन, उपयुक्त सभी कथनों के बारे में यहाँ बताया गया है। भारत में प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन की स्थापना 1928 ईस्वी में श्रीपाद अमृत डांगे एवं बेन ब्रेडले के सहयोग से बम्बई में लाल बावटा गिरनी कामगार यूनियन के नाम से की गई। याद रखना है ना। ये क्या था? प्रथम क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन था। फिर है इन सभी छोटे बड़े श्रम संगठनों में श्रमिकों को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। प्रश्न है भारत में श्रम संघ आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 1 मार्च 1929 ईस्वी में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। फिर है कि श्रमिक नेताओं पर यह आरोप लगाया गया कि वे सम्राट के भारत की प्रमुखता से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका कथन 1 और 2 दोनों सही है ना। इसका एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि मार्च 1929 में सरकार ने श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाकर उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया। इसे मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछ देगा कि मेरठ षड्यंत्र केस किस वर्ष हुई थी, तो उत्तर होगा 1929 ईस्वी में। फिर है इन नेताओं में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, जोगलेकर, फिलिप्स स्प्राट, वेन ब्रेडले, शौकत उस्मानी तथा अन्य सम्मिलित थे। तो इस तरह से इनके प्रमुख नेता थे, इन्हें भी याद रखना है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन असत्य है? पहला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी
AITUC की स्थापना 1920 में हुई। लाला लाजपत राय AITUC के द्वितीय अध्यक्ष बने। महारों का आंदोलन महाराष्ट्र में अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से असत्य कथन बी को माना गया है। ये कथन क्या है? गलत है। बाकी ये सभी अपने आप में मूल रूप में सही है। इसकी चर्चा करते हैं। भारत में व्यापार संघ आंदोलन का नेतृत्व 1920 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ने किया। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष एवं दीवान चमन लाल इसके प्रथम सचिव थे। महाराष्ट्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में महारों का आंदोलन हुआ था। ये बात सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1929 ईस्वी में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। AITUC की स्थापना MN जोशी ने 1920 में किया था, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जब संस्थापक का नाम अगर पूछा जाएगा तो उत्तर होगा MN जोशी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसे भी याद रखना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। इस संगठन की स्थापना बम्बई में की गई थी। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे जोसेफ बेपटिस्टा एवं महामंत्री थे चमनलाल बजाज। एमएन राय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कौन थे पहले भारतीय? तो एमएन राय थे। फिर है वर्ष 1940 में एमएन राय द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की भी स्थापना की गई। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया था? तो 1940 में एमएन राय के द्वारा किया गया था। फिर है बीपी बाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। पूछ देगा प्रश्न में, भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ का नाम बताइए, तो उत्तर होगा मद्रास मजदूर संघ, जिसके संस्थापक थे बीपी बाडिया। फिर है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया। ये भी अति महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी याद रखें कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर का एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। किन के द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है बंगाल में हुए नील विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बंगाल में हुए नील विद्रोह में बंगाल के बुद्धिजीवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों के समर्थन में समाचार पत्रों में लेख लिखे, जनसभाओं का आयोजन किया तथा उनकी मांगों के संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपे। हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पेट्रियाट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया। स्थिति को देखते हुए सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने हेतु नील आयोग का गठन किया। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पर बताया गया है डी को। डी में है कि 1, 2, 3 सभी सही है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। नील आंदोलन के संबंध में उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। नील आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर किसानों का यह आश्वासन दिया कि उन्हें नील उत्पादन हेतु विवश नहीं किया जाएगा। 1860 ईस्वी तक नील उत्पादकों ने अपने सारे कारखाने बंद कर दिए। बंगाल का नील विद्रोह ब्रिटिश नील कारखानेदारों के खिलाफ नील उत्पादक किसानों द्वारा 1859 से 63 ईस्वी के दौरान हुआ था। इसे याद रखना है। फिर है कि इस विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में की। इस आंदोलन यानी कि विद्रोह के नेता दिगंबर एवं विष्णु विश्वास थे। इसे भी याद रखना है। दिगंबर एवं विष्णु विश्वास इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है नील विद्रोह के संबंध में यह कथन निम्न में से किसका है कि 1859 से 62 के विद्रोह ने बंगाल में नील उत्पादन पद्धति के लिए मृत्यु की घंटी बजा दी। इसका उत्तर होगा डेविड हार्डीमैन। उपर्युक्त कथन नील विद्रोह के संबंध में डेविड हार्डीमैन ने कहा है। नील आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया था कि अब उन्हें नील उत्पादन हेतु विवश नहीं किया जाएगा। 1863 ईस्वी तक बंगाल के सभी नील कारखाने बंद होने के साथ ही यह विवाद भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन है यदि विद्रोह का समर्थन करने में बड़े भू सामंत अवसरवादी सिद्ध हुए तो ग्रामीण मध्य वर्ग पराजय की भावना से ग्रस्त सिद्ध हुआ। कारखानोदारों का उनके द्वारा किया गया विरोध एक बड़ी सीमा तक निजी स्वार्थ से प्रेरित था। उपर्युक्त नील विद्रोह के संबंध में
किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा है। याद रखना है इस तरह के कोट्स को, है ना। तो ये कहा गया था रणजीत गुहा के द्वारा। प्रसिद्ध इतिहासकार रणजीत गुहा ने ये बात कही, है ना। उपरोक्त कथन नील कृषक विद्रोह के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार नील गुहा ने कहा। नील विद्रोह का आरंभ दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नदिया जिले के गोविंदपुर में गांव में हुआ था, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले प्रश्न में भी किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1859-60 के नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऊपर में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें बताया गया है कि एक सही नहीं है, यानी कि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने बमुश्किल से ही विद्रोह का समर्थन किया, जिसे गलत बोला गया है ना। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने पूर्ण रूप से सहयोग किया था। फिर है कि विद्रोह की सफलता का प्रमुख कारण रैयतों का आपसी में सहयोग था, ये भी सही है ना, यानी ये मूल रूप से सही है। और विद्रोह बागान मालिकों द्वारा बंगाल के किसानों पर दीर्घकालिक उत्पीड़न की पराकाष्ठा थी, ये भी अपने आप में सही है, लेकिन इस ऑप्शन को गलत है माना गया है। क्यों गलत माना गया है, इसकी चर्चा कहते हैं कि विद्रोह किसानों का समर्थन में एक शक्तिशाली अभियान आयोजित करने में बंगाल के बुद्धिजीवियों की भूमिका इंडिगो विद्रोह की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रश्न है कि पावना विद्रोह का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है। तो इसका उत्तर दिया गया है डी, है ना, कि मुस्लिम कृषकों द्वारा हिंदी जमींदारों का पर आक्रमण करना, ये गलत बताया गया। बाकी बात सही है कि जमींदारों द्वारा किसानों से अधिक लगान वसूलने का प्रयास, इसे सही माना है। फिर है जमींदारों द्वारा किसानों से सामंती कर वसूलना, ये भी अपने आप में सही है। द्वारा किसानों को ज़मीन से मनमानी बेदखल करना, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं 1870 के दशक में बंगाल में कृषकों का एक शक्तिशाली आंदोलन जमींदारों के खिलाफ विकसित हुआ, जिसे पावना कृषक आंदोलन कहा जाता है। पावना कृषक आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1870 के दशक में। कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र बंगाल यानी पावना एवं बोगरा जिले में थे, इसलिए इसे पावना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष बंगाल के उस क्षेत्र में हुआ जहां अधिकांश कृषक मुसलमान थे एवं जमींदार हिंदू वर्ग से थे। मुस्लिम कृषकों द्वारा हिंदू जमींदारों पर आक्रमण नहीं किया जाता था। बाकी अन्य तीनों कारण पावना विद्रोह के प्रमुख कारण थे। प्रश्न है कि पावना कृषक संघर्ष के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें से असत्य माना गया है डी को। इस आंदोलन में हिंदू एवं मुसलमानों ने एक दूसरे के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष किया, ये बात गलत है। बाकी बात है कि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया। फिर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, पावना विद्रोह में हिंदू तथा मुसलमानों ने मिलकर संघर्ष किया। यद्यपि अधिकांश किसान मुसलमान थे और अधिकांश जमींदार हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारी प्रथा के खिलाफ थी। इस आंदोलन के प्रमुख महत्वपूर्ण नेताओं में ईशान चंद्र राय, शंभूपाल आदि थे। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर डी दिया गया है। डी में है कुकी विद्रोह का संबंध बताया गया है त्रिपुरा से। फिर है कि कुका विद्रोह का संबंध बताया गया है पंजाब से। पावना विद्रोह का संबंध बताया गया है बंगाल से। और बिरसा मुंडा का विद्रोह बताया गया है बिहार से। तो इस प्रकार से इसका संबंध है कुकी कुका, है ना। अब देखते हैं ये विद्रोह कब कब हुआ था। तो कुकी जनजाति विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था। कुका विद्रोह भगत जवाहरमल के नेतृत्व में पंजाब में 1860 ईस्वी में हुआ था। पावना किसान आंदोलन पूर्वी बंगाल में 1873 से 76 ईस्वी में चंद्रराय तथा शंभूपाल के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 ईस्वी में बिहार झारखंड क्षेत्र में हुआ था, जिसे उलगुलान महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए है। तो सर्वप्रथम आएगा नील विद्रोह, उसके बाद आएगा पावना विद्रोह, उसके बाद आएगा दक्कन विद्रोह, है ना। उसके बाद आएगा तेभागा विद्रोह, 4 नंबर पे तेभागा विद्रोह या तेभागा आंदोलन,
इसके बारे में चर्चा करते हैं। नील आंदोलन कब हुआ था? तो 1859-60 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह कब हुआ था? तो 1873 से 76 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। दक्कन विद्रोह 1874 ईस्वी महाराष्ट्र में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। तो इस प्रकार से ईस्वी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्कन कृषक विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य का स्थान डी को माना गया है कि 1867 ईस्वी में सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 75% की वृद्धि की गई। इसे गलत माना गया है। इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम देख लेते हैं अन्य कथनों को। कि दक्कन कृषक विद्रोह का मुख्य कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर था। ये सही है अपने आप में। फिर है करों के बोझ तले दबे किसान साहूकारों के कुचक्र में फंसते जा रहे थे। ये भी सही बात है। इन महाजनों एवं साहूकारों ने मारवाड़ी तथा गुजराती प्रमुख थे। इसे भी याद रखना है कि ये भी अपने आप में सही है। ये संबंध है दक्कन विद्रोह के संबंध में। फिर है डी को गलत क्यों माना गया है कि 1867 में दक्कन क्षेत्र में 1867 ईस्वी में सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% की वृद्धि का निर्णय तथा लगातार फसलों की बर्बादी से कृषकों की समस्याएं चरम स्थिति में पहुंच गई। यहाँ पे था 75%, होना चाहिए था 50%, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। फिर है इसके बाद महाजनों सूदखोरों एवं किसानों के मध्य धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप 1874 ईस्वी में किसानों ने बाहरी महाजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फिर है 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनने के बाद आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो गया। पूछ देगा कि ये अधिनियम कब बना था जिसके बाद ये आंदोलन समाप्त हुआ? तो 1879 ईस्वी में बना था दक्कन कृषक राहत अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है दक्कन विद्रोह के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में सुव्यवस्थित करें और दिए गए कूट के सहयोग से उत्तर लिखें। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो सर्वप्रथम आएगा 1 नंबर पे है सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% की वृद्धि करना। पहला ये कारण था। फिर है कि सूदखोर कालूराम द्वारा एक किसान बाबा साहेब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिग्री प्राप्त करना, ये दूसरा कारण था। सेकंड नंबर पे ये आएगा। ये सूदखोर था, सूदखोर का नाम याद रखिएगा कालूराम, और किसान का नाम याद रखिएगा बाबा साहेब देशमुख। फिर है दूसरा दक्कन उपद्रव आयोग का गठन, है ना, इसका कालक्रम आएगा थर्ड पे। फिर है दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ कानून का लागू होना, लास्ट में ये लागू हुआ। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में, सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% की वृद्धि 1867 ईस्वी, सूदखोर कालूराम के द्वारा बाबा साहेब देशमुख के खिलाफ अदालत से नीलामी यानी डिक्री प्राप्त करना 1874 ईस्वी। फिर है कि दक्कन उपद्रव दंगा आयोग का गठन 1876। फिर है कि दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ कानून का लागू होना 1879। नेक्स्ट प्रश्न है महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार अभियान क्यों चलाया था? तो इसका उत्तर होगा बी, गरीब किसानों के खातों में हेरफेर करके ऊंची ब्याज दर के कारण। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र के किसानों ने गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का अभियान इसलिए चलाया कि साहूकार गरीब किसानों के खातों में हेरफेर करते थे और किसानों को दिए गए ऋण पर अत्यधिक ब्याज दर वसूल करते थे। सामाजिक बहिष्कार आंदोलन के तहत किसानों ने साहूकारों की दुकान से सामान खरीदने और खेतों में काम करने से इनकार कर दिया। नाई, धोबी और मोची ने उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया। यह सामूहिक सामाजिक बहिष्कार पुणे, अहमदनगर, शोलापुर, सतारा में तेजी से फैल गया। प्रश्न है अवध किसान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर बोला गया है डी, 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि 20 एवं 21 दिसंबर 1920 को अवध किसान सभा की अयोध्या में एक विशाल रैली आयोजित की गई, जिसमें से लगभग 1 लाख किसानों ने भाग लिया। फिर है इस रैली में बाबा रामचंद्र रस्सी में बंधे हुए आए, यह दर्शाने के लिए कि किसानों की हालत यही है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, है ना। रस्सी में बंध कर आए थे कौन? तो उत्तर होगा, उस व्यक्ति का नाम होगा बाबा रामचंद्र, है ना। ये रस्सी में बंधे हुए थे। साथ ही साथ एक और विशेषता इस आंदोलन का था कि इसमें ऊंची और नीची जातियों के दोनों ही किसान मौजूद थे। नेक्स्ट प्रश्न है
1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में हुए किसान आंदोलन के मुख्य कारणों में निम्न में से कौन एक कारण शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा महिला श्रमिकों का शोषण। बाकी बात लगान की उच्च दर, लगान वसूल में जमींदारों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीति, बेगार प्रथा, ये सभी सत्य है। डी ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एका आंदोलन के प्रमुख कारणों में निम्न शामिल थे: लगान की उच्च दर, लगान वसूली में जमींदारों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियाँ और बेगार प्रथा। इस आंदोलन के प्रमुख कारणों में महिला श्रमिकों का शोषण शामिल नहीं था। एका आंदोलन में किसानों की निम्न बातों पर की शपथ दिलाई गई: केवल उचित लगान अदा करना तथा लगान अदायगी में समय सीमा का पालन करना, भूमि से बेदखल करने पर भूमि नहीं छोड़ना, बेगार करने से इनकार करना, अपराधियों से संबंध नहीं रखना और पंचायतों का निर्णय स्वीकार करना। ये सभी एक आंदोलन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैठकें शुरू होने से पहले सभा स्थल पर एक गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरा जाता था। इसे गंगा मानकर एक पुजारी वहां इकट्ठे किसानों को गंगा की सौगंध खिलाता था कि निर्धारित लगान ही देंगे, उससे एक पैसा ज़्यादा नहीं होने देंगे और लगान समय पर देंगे, बेदखल किए जाने पर ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, जबरिया मजदूरी नहीं करेंगे, अपराधियों को मदद नहीं देंगे और पंचायत का फैसले को मानेंगे। उपर्युक्त उत्तर प्रदेश के किस किसान आंदोलन के संदर्भ में कहा गया है? तो ये है एका आंदोलन के संदर्भ में। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मदारी पाशी और सहदेव थे, है ना। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में लगान वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन के नाम से आंदोलन चलाया। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के अन्य किसान आंदोलन से उस मामले से भिन्न था क्योंकि इसमें छोटे छोटे जमींदार भी शामिल थे। ये जमींदार बढ़े हुए लगान के बोझ से परेशान और सरकार के कामकाज से नाराज थे। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुए मोपला विद्रोह के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें से असत्य कथन डी को माना गया है। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद एवं शाहजानंद सरस्वती इन क्षेत्रों का दौरा किया और इनमें और सक्रियता लाई थी, ये कथन गलत है। बाकी बात, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट के स्थानीय मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू सामंतों के खिलाफ किया गया था, ये सही है। मोपलाओं के विद्रोह के प्रमुख कारण लगान की ऊंची दर, नजराना एवं अन्य दमनकारी तौर तरीके थे, ये भी बात सही है। इस आंदोलन की एक मुख्य विशेषता इसका राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंधित होना, ये भी बात अपने आप में सही है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। मोपला कृषक विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह के दौरान इस क्षेत्र का दौरा गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद आदि नेताओं ने किया था। फरवरी 1921 ईस्वी में सरकार ने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दी, किसानों की सभाओं पर रोक लगा दी तथा इसके सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद यह आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लिया, परंतु शीघ्र ही इसे दबा दिया गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे अली मुसलियार। नाम याद रखना है। प्रमुख नेता कौन थे मोपला विद्रोह के? तो अली मुसलियार थे। प्रश्न है, द मोपला रिवेलियन एंड इट्स जेनेसिस नामक शोध ग्रंथ निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया था? तो उत्तर होगा कोनराड वुड। द मोपला रिवॉल्यूशन एंड इट्स जेनेसिस नामक शोध ग्रंथ कोनराड वुड द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक में 1836 से लेकर के 1919 तक 29 महत्वपूर्ण मोपला विद्रोहियों का उल्लेख किया है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, बरदौली सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर भी है कि सत्य कथन को चूज करना है, तो 1, 2 और 3 तीनों को सत्य माना गया है। देखते हैं। बरदौली सत्याग्रह के समर्थन में के.एम. मुंशी तथा लालाजी नारंगी ने बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। पूछ देगा प्रश्न में कि बरदौली सत्याग्रह में किन नेताओं ने त्यागपत्र दिया था बम्बई विधान परिषद से? तो उत्तर होगा के.एम. मुंशी तथा लालाजी नारंगी ने। फिर है, बरदौली सत्याग्रह के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल का आयोजन किया गया। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बरदौली पहुंच गए थे। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। बरदौली सत्याग्रह गुजरात के बरदौली तालुका में 1928 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के बरदौली तालुका में।
इस सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह सत्याग्रह भूमि पर 22% बढ़ोतरी के खिलाफ किया गया था। भूमि कर जो था वो 22% कर दिया था। इसी कारण से यह सत्याग्रह शुरू हुआ। इसी सत्याग्रह के दौरान बरदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। सरदार की उपाधि कहाँ मिला था और किनके द्वारा दिया गया था? तो गुजरात की महिलाएं, खास करके बरदोली तालुका की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। बरदोली सत्याग्रह के संबंध में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सरकार ने एक न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल के सारे मामले की जांच कराई। उन्होंने जांच की रिपोर्ट में लिखा 22% लगान बढ़ोतरी गलत थी। इसे 6.03% कर दिया गया। इसे भी याद रखना है, 22% से घटाकर कितना प्रतिशत किया गया? 6.03%। लंदन के प्रकाशित अखबार न्यू स्टेट्समैन ने 5 मई 1929 के अपने अंक में लिखा, जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के मुंह पर तमाचा है ना। ये बात किसने लिखा था? तो लंदन से प्रकाशित अखबार जिसका नाम है न्यू स्टेट्समैन। कब लिखा था? 5 मई 1929 ईस्वी को। मैं बार बार ईस्वी को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये एग्जामिनेशन में अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इस गहराई में जा कर के पूछ रहा है कि किस ईस्वी में, है ना, ये घटनाक्रम हुआ था। पहले सिर्फ घटनाक्रम का हेडिंग से ही काम चल जाता था, लेकिन अब वो समय चला गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बरदोली सत्याग्रह के दौरान आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए आंदोलनकारियों द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? तो इसका उत्तर होगा बरदोली सत्याग्रह पत्रिका, ऑप्शन सी। बरदोली सत्याग्रह के दौरान आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का समर्थन या निर्माण करने के लिए बरदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था। इसमें बड़े ही सरल, सुबोध और व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखे जाते थे। नेताओं के भाषण और किसानों की संपत्ति की कुर्की की तस्वीरें भी छापी जाती थी। आंदोलन का अपना खुफिया विभाग भी था। आंदोलन एक खुफिया विभाग से भी संचालित होता था। इसको यह पता लगाना होता था कि कोई लगान दे तो नहीं रहा है ना। इस तरह से एक किसानों के ऊपर में भी एक खुफियागिरी का काम करता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ ईस्वी में की गई। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया था। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद तथा सचिव थे NG रांगा। इस सभा ने किसान घोषणा पत्र जारी किया तथा इंदुलाल याग्निक के निर्देश में एक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। 1937 में प्रांतीय चुनाव में हेतु जारी किए गए कांग्रेसी घोषणा पत्र के अनेक प्रावधान अखिल भारतीय किसान सभा के एजेंडे से प्रभावित थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनावों हेतु कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में निम्न में से कौन सी मांग रखी गई थी? तो यहाँ पर है भू राजस्व और लगान 50% की कमी, ऋणों की वसूली का स्थगन, सामंती वसूलियों की समाप्ति। तो ये सभी बातें रखी गई थी। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनावों के समय अपने घोषणा पत्र में किसानों की निम्न प्रमुख समस्याओं को शामिल किया। भू राजस्व की लगान में 50% की कमी, सामंती वसूलियों की समाप्ति, काश्तकारों की बेदखली से सुरक्षा, खेतीहर मजदूरों को गुजारे लायक मजदूरी, किसान यूनियनों को मान्यता इत्यादि ये सभी प्रमुख समस्याएं शामिल थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य किसानों में जागरण पैदा करने और उन्हें संगठित करने के लिए निम्न में से किन तरीकों का उपयोग नहीं करते थे? तो इसका उत्तर डी है, प्रत्येक घर से एक निश्चित रकम चंदा के रूप में। ये बात गलत है। बाकी बात थाना, तालुका, जिला एवं प्रांत स्तर की सभाएं करना, गांव-गांव में घूमकर बैठकें करना, लोगों को कांग्रेस एवं किसान सभा का सदस्य बनाना, ये सभी मूल रूप से सही है। अब डी गलत है। चंदा देने हेतु कोई निश्चित रकम निर्धारित नहीं की गई थी। लोग नगद या अनाज के रूप में अपनी इच्छानुसार चंदा देने को स्वतंत्र थे।
अन्य सभी तरीकों का प्रयोग किसानों को संगठित करने हेतु किया जाता था। साथ ही किसान सभा के सदस्य किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। सम्मेलन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा भारत में 1857 के बाद प्रमुख घटनाओं को, आंदोलनों को और अंग्रेजों की घूस राजस्व नीतियों के खिलाफ होने वाले बैठकों को। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करते हुए जाएं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका धन्यवाद।